बाहर झिल्लीदार कीटों की मंद आवाज गूंज रही है। घर के अंदर एक पुरानी मिट्टी के तेल की डिबरी की हल्की पीली रोशनी फैली है। अशोक दिन भर के खेत के काम से थका हारा चारपाई पर बैठा है और उसकी पत्नी मीरा उसके लिए रात का खाना लगा रही है। सुनिए जी, आज मैं जब बाजार गई थी तो मुझे रमेश मिला था। अच्छा, रमेश कैसा है वो? बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए। वो तो ठीक था पर बहुत उदास लग रहा था। उसने बताया कि उसके पिताजी की तबीयत हफ्तों से खराब है, बस बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। कह रहा था कि इलाज में सारे पैसे खत्म हो गए और अब तो घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। मीरा की आवाज में गहरी चिंता थी। रमेश उसका बचपन का दोस्त था। दोनों एक साथ खेलते थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे। उसकी परेशानी अशोक की अपनी परेशानी थी। हे भगवान, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसका दोस्त नहीं हूं क्या? वही तो मैं सोच रही थी। कह रहा था भाई साहब को परेशान नहीं करना चाहता था, आप भी अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते हो। पर उसकी आंखों में मैंने एक अजीब बेबसी देखी। कह रहा था, भाभी अगर अशोक भाई से थोड़ी मदद मिल जाती तो बापूजी के लिए दवा ले आता। मदद? और वो भी रमेश के लिए? इसमें सोचना क्या है? मैं अभी जाता हूं। अभी? अरे रात बहुत हो गई है, पूरा एक जंगल पार करके जाना पड़ेगा। सुबह चले जाना। नहीं मीरा, दोस्ती में वक्त नहीं देखा जाता। अगर उसके पिताजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं अपनी पुरानी साइकिल लेकर अभी निकलता हूँ। 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तू पैसे दे दे जो भी घर में रखे हैं। ये रहे, पर ध्यान से जाना जी, रास्ता भी बहुत सुनसान है। अरे कुछ नहीं होता, जिसके साथ भगवान हो उसे किसका डर। बस तू दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। अशोक घर के बाहर अपनी पुरानी साइकिल निकालने के लिए बढ़ा। उसने टायर को हाथ से दबाकर देखा। हवा थोड़ी कम लग रही थी। क्या हुआ जी, रुक क्यों गए? इसकी हवा थोड़ी कम लग रही है मीरा, और रात के समय इस जंगल के रास्ते पर साइकिल चलाना ठीक नहीं। कहीं पंचर हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। तो फिर रहने दीजिए, सुबह चले जाना। नहीं, जाना तो अभी ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, नदी के किनारे जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे धन्नू रहता है ना, उसका ऑटो है, मैं उसे ही ले चलता हूँ। वो मुझे छोड़ भी आएगा और बात करते करते रास्ता भी कट जाएगा। अशोक तेज कदमों से गांव के छोर की ओर चल दिया। जल्द ही दोनों उस अंधेरे और सुनसान रास्ते पर थे। धन्नू तेजी से ऑटो चला रहा था और अशोक पीछे चुपचाप बैठा था। तुम चुप क्यों हो धन्नू? कुछ बात तो करो। अशोक भाई, इस रास्ते पर जितना चुप रहो उतना अच्छा है। बस भगवान का नाम लो। कुछ देर और चलने के बाद रमेश का गांव दिखाई देने लगा। गांव के शुरू होते ही धन्नू ने रिक्शा रोक दिया। बस अशोक भाई, मैं यहीं तक। इस गांव के अंदर रात में जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। अजीब सा सन्नाटा है यहाँ। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक ने उसे पैसे दिए और धन्नू बिना एक पल रुके तेजी से वापस मुड़ गया। अब अशोक उस गांव के मुहाने पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। एक भी कुत्ता भौंकने की आवाज नहीं कर रहा था। खाली हाथ और कांपते दिल के साथ अशोक अपने दोस्त रमेश के घर की ओर बढ़ चला। गलियों में लगे मिट्टी के घरों के दरवाजे बंद थे, जैसे पूरा गांव किसी गहरी नींद में सो रहा हो या शायद किसी अज्ञात डर से सहमा हो। आखिरकार वो रमेश के घर के सामने पहुंच गया। घर के बाहर अंधेरा था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और हवा के झोंके से चरचर की आवाज कर रहा था। घर को देखकर अशोक का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से यहां कोई रहता ही ना हो। रमेश, घर में हो क्या? देखो मैं आया हूं। अशोक। अशोक ने हिम्मत करके रमेश के घर के अंदर गया और जो नजारा सामने आया उसे देखकर अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने दीवार पर 2 तस्वीरें टंगी थीं। एक उसके दोस्त रमेश की थी और दूसरी उसके बूढ़े पिताजी की, और दोनों ही तस्वीरों पर
सूखे फूलों के हार चढ़े हुए थे। तस्वीरों के ठीक नीचे एक छोटा दिया रखा था जो कब का बुझ चुका था। वो पत्थर की मूरत बना बस उन तस्वीरों को देखता रहा। उसका दिमाग शून्य हो गया था। ये नहीं हो सकता। मीरा ने तो कहा था रमेश उसे बाजार में मिला था। उसने तो अपने पिताजी की बीमारी का जिक्र किया था। तो फिर ये सब क्या है? नहीं नहीं, ये झूठ है, ये कोई मजाक है। डर के मारे अशोक की चीख गले में ही अटक गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। तभी घर के अंदर वाले कमरे से किसी के कर्राहने की धीमी सी आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो किसी बीमार या मरते हुए इंसान की लग रही थी। जैसे ही अशोक ने उस कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक कंकाल नुमा साया लेटा हुआ है। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। अशोक उस भयानक साये की आवाज सुनकर अपनी पूरी ताकत से भागा। वो गिरा, उठा और फिर दौड़ा। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वो उस घर से, उस गांव से बस दूर भागता रहा, तब तक जब तक उसके फेफड़ों ने जवाब नहीं दे दिया और वो अंधेरे में कहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह मुखिया जी के घर में अशोक एक चारपाई पर लेटा हुआ है। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। मुखिया जी उसके पास ही बैठे हैं। उठ गए बेटा, घबराओ मत, तुम हमारे घर पर हो। सुबह खेतों की तरफ जाने वाले कुछ लोगों ने तुम्हें रास्ते में बेहोश पाया था। रमेश, मुखिया जी, रमेश का घर, वहां वो। अशोक के शब्द उसके गले में ही अटक रहे थे। कल रात का भयानक मंजर याद आते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। शांत हो जाओ अशोक, शांत हो जाओ, पानी पियो। हमें पता है कि तुम रमेश के दोस्त हो, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी रात को उसके घर करने क्या गए थे। क्या मतलब? मुझे खबर मिली थी कि उसके पिताजी बहुत बीमार हैं। उसे पैसों की जरूरत है। मैं तो बस उसकी मदद करने गया था मुखिया जी। मैं कल रात उसके घर पर था, पर जो देखा, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि सामने एक कंकाल खड़ा था और मैं वहां से भागा और कहीं बेहोश हो गिरा। मुखिया ने अशोक की बात सुनकर एक गहरी और दुख भरी सांस ली। उन्होंने अशोक को ऐसे देखा जैसे कोई किसी पागल इंसान को देख रहा हो। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम किससे मिले? रमेश और उसके पिताजी, उन दोनों को तो भगवान ने 4 दिन पहले ही अपने पास बुला लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हुआ? मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा बेटा। तुमने जो देखा शायद वो तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं था, पर सच तो यही है। बैठो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं। अशोक पत्थर की तरह बैठ गया। मुखिया जी ने बोलना शुरू किया। 4 दिन पहले की बात है। 2 दिन से लगातार ऐसी बारिश हो रही थी कि जैसे आसमान फट गया हो। उसी तूफानी रात में रमेश के पिताजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनकी सांस उखड़ने लगी थी। गांव में कोई डॉक्टर तो है नहीं। रमेश अपने पिताजी की हालत देखकर पागलों की तरह छटपटा रहा था। वो उन्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। वो पैदल ही शहर के लिए निकल पड़ा, उनके लिए दवा लेने। और फिर होनी को कुछ और ही मंजूर था अशोक। गांव के बाहर जो बड़ा वाला खेत है, जब वो उसे पार कर रहा था, तभी आसमान से कड़कड़ाती हुई बिजली सीधे उसके ऊपर आ गिरी। वो वहीं ढेर हो गया और यहां घर पर दवा का इंतजार करते करते उसी रात रमेश के पिताजी ने भी दम तोड़ दिया। एक ही रात में बाप बेटे दोनों इस दुनिया से चले गए। सच एक हथौड़े की तरह अशोक के सिर पर लगा था। तो जिससे वो कल रात मिला था, जिसे उसने देखा था, वो उसका दोस्त रमेश नहीं था, वो कुछ और था। ये ख्याल आते ही अशोक फूट फूट कर रोने लगा।
उसका रोना सिर्फ दोस्त को खोने के दुख का नहीं था, बल्कि उस भयानक रात की दहशत का भी था, जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। रोहित जगतपुर गांव में अपने आंगन में अपनी पुरानी मोटर बाइक की चेन कस रहा था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा धीरे धीरे पसर रहा था। शहर की ओर जाने की तैयारी में उसके चेहरे पर संघर्ष की थकावट थी, पर मन में बेहतर काम की उम्मीद भरी थी। तभी कमरे से उसकी मां मीरा देवी बाहर आईं और बेटे के पास आकर खड़ी हो गईं। बेटा, अब रात को निकलने की जिद मत कर, अंधेरा बढ़ रहा है। रास्ते अब पहले जैसे सुरक्षित नहीं रहे। सुबह उजाले में निकलोगे तो मेरा दिल भी चैन पाएगा। अरे माँ, चिंता मत करो, रात को निकलना जरूरी है, वरना सुबह तक देर हो जाएगी। सुबह तो वहाँ ठेकेदार से काम देखने पहुँचना है। बेटा, बात ये नहीं है कि काम छोड़ दो। रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। गांव के बाहर जंगल का रास्ता भी है और वही काली छाया इसी वक्त शिकार करती है। अरे माँ, आप भी वही पुरानी कहानियां याद कर डर रही हैं। इतनी जल्दी डरने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी है, शहर जाना है, जो होना है वही होगा। आप चिंता मत कीजिए। मजाक मत बनाओ बेटा, तुम मेरी कोई बात ही नहीं मानते। तुम्हारे पिताजी भी नहीं मानते थे और उस रात वो निकल गए, फिर कभी वापस नहीं आए। अरे माँ, आप बहुत चिंता करती हो। पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए और आप अभी भी उनकी बातों को इतना गंभीरता से क्यों लेती हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं संभल कर जाऊंगा। आप बस परेशान मत होइए। ये कहकर रोहित घर से रवाना हो गया। रात गहराने लगी और आसमान पर काले बादल छा गए। कुछ दूर जाते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे तेज बारिश में बदल गई। गांव के बाहर जंगल पार करते वक्त अचानक उसकी मोटर बाइक का टायर पंचर हो गया। मजबूरी में रोहित उतरा और उसे ठीक करने लगता है। अरे यार, अब इसे क्या हो गया? ऊपर से ये बारिश और अब ये पंचर, हर वक्त यही परेशानी देती है। गुस्सा आ रहा है कसम से। काम निपटाकर लौटूंगा तो इसे बेचकर नई गाड़ी ले लूंगा। इस बारिश में भीगने से तो अच्छा है कि कहीं पास जाकर खड़ा हो जाऊं, जब तक ये तेज बरसात थमती नहीं। इतना कहकर रोहित पास ही बने एक पुराने जर्जर मकान की ओर बढ़ा और वहां जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें लगातार टपक रही थीं, जिससे चारों ओर एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा पसर गया। क्या यार, किस्मत खराब हो गई। ऊपर से ये बारिश और अब बाइक भी धोखा दे गई। मैं समय पर कैसे पहुंचूंगा? इधर उधर देखा तो आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। सब कुछ सुनसान था। इतने में अचानक बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दी। रोहित ने सिर उठाकर देखा तो उसका स्कूल का दोस्त विक्रम उस बैलगाड़ी को हाँकते हुए वहीं से गुजर रहा था। बारिश और अंधेरे के बीच विक्रम का आना जैसे किसी उम्मीद की किरण लग रहा था। अरे रोहित भाई, तुम यहाँ, वो भी इस तेज बारिश में इतनी रात को? सब खैरियत तो है ना? क्या हो गया भाई? कैसे फंस गए इस सुनसान रास्ते पर? नहीं यार विक्रम, सब ठीक है। दरअसल मैं शहर जा रहा हूँ, पर यह बाइक बीच रास्ते में धोखा दे गई। मुझे जल्दी से जल्दी शहर पहुँचना है, नहीं तो काम का मौका हाथ से निकल जाएगा। रोहित, यहाँ इतनी सुनसान रात में ऊपर से ये बरसते बादल, खड़ा रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चलो, मैं तुम्हें शहर छोड़ आता हूँ। बैलगाड़ी है, धीरे ही सही मगर सुरक्षित पहुंचा देगी। यार विक्रम, धन्यवाद। मैं भी यही सोच रहा था कि इस हाल में अकेले जाना मुश्किल होगा। तेरी मदद सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना कहते ही रोहित और विक्रम बैलगाड़ी पर बैठकर शहर की ओर निकल पड़े। बारिश अभी भी हल्की हल्की बरस रही थी। अंधेरा और भीगते रास्ते के बावजूद साथ में होने का भरोसा उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। विक्रम भाई,
आप तो इस रास्ते से रोज आते जाते रहते हो। लोग यहाँ काली छाया की बातें बहुत करते हैं, क्या वो सच में है या बस लोगों की अफवाहें हैं? रोहित भाई, तुम भी क्या सवाल पूछ रहे हो यार? तुम भी इन बातों को मानते हो क्या? मुझे तो आज तक इस रास्ते में कुछ भी अजीब नहीं दिखा। नहीं यार, मैं तो नहीं मानता। बस गांव वाले और माँ ही बहुत मानती हैं। माँ ने तो आज भी मुझे आने से मना किया था, लेकिन काम के लिए जाना जरूरी था। रोहित भाई, तुम्हें तो पता ही है गांव वालों का हाल। ये लोग बस अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। अगर सच में कुछ होता तो इतने सालों में मुझे यहाँ क्यों नहीं दिखा कुछ? तुम बस ऐसे डर की बातों में क्यों उलझ रहे हो? बिल्कुल विक्रम भाई, आप सही कह रहे हो। गांव वाले तो कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, इसीलिए तो मैं शहर में काम की तलाश करने जा रहा हूँ। डर और कहानियों में उलझने से बेहतर है कि आगे बढ़ूं। बातें करते करते दोनों आगे बढ़ते रहे। विक्रम ने रोहित को एक पुरानी हवेली नुमा सराय के पास रुकने को कहा, क्योंकि सफर लंबा था और बारिश लगातार बढ़ रही थी। वो चाहता था कि दोनों आराम से सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ें और रात में जोखिम ना उठाएं। विक्रम यार, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। एक बार फिर सोच लें, क्या यहाँ रुकना सही रहेगा या नहीं? बारिश और ये सुनसान रास्ता और ये खंडहर जैसी सराय, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। तुम क्या सोचते हो? रोहित, तू भी यार गांव वालों की तरह फालतू सोचने लगा। कुछ अजीब नहीं है यहाँ। ये सराय तो रात के आराम के लिए ही बने हैं। चिंता छोड़ और आराम से अंदर जा। दोनों अंदर गए और जैसे ही सराय के अंदर पहुंचे, उनका सामना सराय के मालिक एक लंबे शांत व्यक्ति से हुआ। भाई, स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी सराय में। इस बरसाती और सुनसान रात में आप कहाँ से आ रहे हैं? आइए, यहाँ आकर आराम कीजिए। चाय या कुछ गर्म पीने के लिए भी आप बैठ सकते हैं। नहीं भाई, चाय पानी की जरूरत नहीं है। आज बस इस रात को आराम करना है। क्या यहाँ कोई खाली कमरा होगा जहाँ हम रुक सकें? बारिश और लंबा सफर करके थोड़ी राहत चाहिए। रात को आराम? यहाँ तो सब लोग रात में ही जागते हैं। रास्ते तो घूमने और सफर करने के लिए ही बनाए गए हैं भाई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक कमरा देखता हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? रात तो आराम करने के लिए बनी है। आप भी डराने वाली बातें करते हो। बस आज की रात को चैन से बिताना चाहते हैं हम। अरे भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। जी हाँ, आपको कमरा मिल जाएगा। आइए, मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। थोड़ा आराम कर लीजिए, बारिश और सफर की थकान उतर जाएगी। यार विक्रम, तुम्हें सराय का मालिक कुछ अजीब नहीं लगा? मुझे तो उसकी बातें ही थोड़ी अजीब लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मन ही मन कुछ छुपा रहा हो। तुमने भी कुछ नोटिस किया क्या? नहीं रोहित, आजकल कई लोगों को वैसे ही मजाक करने की आदत होती है। मैं यहाँ के रास्तों और लोगों को अच्छे से जानता हूँ। कुछ भी डरने या संदेह करने की जरूरत नहीं है। बस आराम करो और चिंता मत करो। हाँ भाई, बिल्कुल। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। गांव वालों की काल छाया वाली बातें मेरे दिमाग में बार बार आ रही हैं और ये सुनसान रास्ता देखकर डर और बढ़ जाता है। अरे भाई, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं भी जब पहली बार इस सुनसान रास्ते पर आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। तुम भी आराम करो, सब कुछ सामान्य है। चलो, कोई बात नहीं भाई, अब बस आराम करते हैं। कल सुबह सब ठीक से देख लेंगे। थोड़ी देर सोकर मन और शरीर दोनों को राहत मिल जाएगी। इतना कहते ही वो दोनों सो जाते हैं। सोते ही रोहित गहरे सपने में चला जाता है। सपने में रोहित खुद को एक दलदली जमीन के किनारे लेटा हुआ पाता है। वह उठता है और चौंक जाता है। जैसे ही वो दलदल के पास बनी एक टूटी हुई झोपड़ी के पास जाता है, उसे आवाज आती है, रोहित, अंदर आ, मेरे पास दलदल में उतर आ। आजा रोहित, देख, यहाँ सब तेरे लिए है, कोई नहीं रोकेगा तुझे। आजा रोहित, अंदर आजा। कौन है तू? बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आकर दिखा। छुपकर आवाज देने से कुछ नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं आखिर तू चाहता क्या है मुझसे। जैसे ही रोहित भागने के लिए पीछे मुड़ता है,
अचानक एक अज्ञात शक्ति उसे पकड़कर दलदल की ओर खींचने लगती है। उसका शरीर दलदल की तरफ खींचता चला जाता है। घबराकर वो जोर से चिल्लाने लगता। तभी अचानक विक्रम रोहित के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। रोहित सपने में बड़बड़ा रहा था। क्या हुआ रोहित, तू ठीक तो है? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? तू तो सपने में ही बोलने लगा था। क्या देख लिया भाई तूने जो इतना डर गया? विक्रम भाई, ये सपना था, पर मुझे तो सब बिल्कुल असली लग रहा था। दलदल, आवाजें, सब मेरी आंखों के सामने जैसे सचमुच हो रहा हो। भाई, इतना डरावना सपना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे कोई सच में मुझे खींचकर ले जा रहा हो। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। कभी कभी सुनसान रातों में जब हमारे मन में डर होता है तो ऐसे सपने आते रहते हैं। लेकिन चिंता मत करो रोहित, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। बस ये सपने ही तो हैं। विक्रम भाई, कृपया चलो यहां से। चाहे सपना हो या हकीकत, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। कृपया अब हम यहां से निकलते हैं। वैसे भी बारिश अब रुक चुकी है, तो निकलना आसान होगा। अरे रोहित यार, तू एक सपने की वजह से आधी रात को जाने की बात कर रहा है? यार ये तो सिर्फ सपना ही था। आज रात वहीं रुक जाते हैं, कल सुबह निकलेंगे। इतना डरने की क्या जरूरत है? भाई, मैंने यहां नहीं रुकना। देख, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तुम मेरे साथ चलोगे या मैं अकेला ही जाऊं? मुझे अब यहीं से निकलना ही सही लग रहा है। विक्रम की बात मानकर रोहित ने भी हां कर दी। पूरी रात दोनों सराय में साथ बैठे रहे। सुबह होते होते दोनों सराय से निकल पड़े। अभी हल्का अंधेरा था, लेकिन जैसे ही कुछ दूर बढ़े, रास्ते में सूरज की किरणें झलकने लगी। बारिश के बाद ताजा हवा और जंगल की हरियाली उनके सामने फैल रही थी। दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते रहे। विक्रम भाई, मेरी तो कल की रात बहुत ही खराब निकली। वो सपना अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। वैसे भी उस सराय में एक अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभी मुझे लगता है कुछ तो वहां छिपा हुआ था। यार रोहित, तू भी अब गांव वालों की तरह बातें करने लगा है। तेरे मन में भी फालतू का डर बैठ गया है। अंधविश्वास से बाहर आ और सच्चाई को देख। सपने और डर को अपनी हकीकत मत समझ। बात सिर्फ सपने या डर की नहीं है विक्रम। जो मैंने वहां महसूस किया वही तो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन चलो, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं बस उस काल छाया के बारे में ज्यादा ही सोच लिया है। दोनों को चलते चलते शाम ढल गई और थोड़ी देर में रात का अंधेरा छाने लगा। जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, दूर एक उजली हुई बस्ती की झलक दिखाई दी। विक्रम ने बस्ती के बाहर बैलगाड़ी रोकी और दोनों नीचे उतरे। भाई देखो, कल रात भी मैं जागता रहा और अब सफर नहीं हो पाएगा। हम आज रात इसी बस्ती में रुकेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे और सुबह निकलकर शहर पहुंच जाएंगे। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। मैं भी रात को ठीक से सोया नहीं हूं। ऐसे चलता रहा तो शहर पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो जाएगी। चलो यहां रुकते हैं, अंदर जाकर चक्कर लगाते हैं। कहीं रुकने की कोई जगह मिले तो वहीं ठहरेंगे। यार भाई विक्रम, इस बस्ती में तो मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये वीरान हो। सब तरफ सन्नाटा है। रोहित भाई, डर मत। ये बस्ती हमेशा से ऐसा ही सुनसान रहा है। भूत प्रेत की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और कोई जगह देखकर रुकते हैं। वे दोनों बस्ती के अंदर बढ़े। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाकर वे एक पुराने मंदिर के पास खड़े हो गए। तभी वहां बस्ती का एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके पास आया। मुसाफिरों, तुम कहां से आ रहे हो रात के समय? ऊपर से बारिश भी होने वाली है। ऐसी रातों में बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत सी चीजें दिखती हैं लेकिन असल में होती नहीं हैं। सावधान रहो। इस बस्ती में हर कोना कुछ कहता है। काका, हम तो बस रात गुजारना चाहते हैं। हम जगतपुर गांव से आए हैं और शहर जा रहे हैं। कल रात से ठीक से सोए नहीं हैं। सोचा यहां रुककर थोड़ा आराम कर ले। बस यही हमारा मकसद है। काका, आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं। जो हमने देखा, क्या वो सच में नहीं है?
हम रात से ठीक से आराम नहीं कर पाए हैं। कृपया हमें रुकने के लिए कोई जगह बताइए। अरे तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ मुसाफिरों के लिए एक जगह है। आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। लेकिन याद रखना, हर चीज पर यकीन मत करना। ये कहते ही वे लोग एक छोटी इमारत की ओर बढ़ने लगे। सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। विक्रम यार, मुझे ये काका कुछ ठीक नहीं लग रहे। बस्ती भी सुनसान है और काका के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ अजीब लग रहा है। कुछ तो यहाँ सही नहीं है। यार रोहित, तुम फिर से वही वहम भ्रम वाली बातें ले आए। अब रात को क्या गांव हमारे स्वागत के लिए बाहर खड़ा होगा? सारे लोग तो अपने अपने घरों में सो रहे होंगे। थोड़ा भरोसा करो, कुछ नहीं होगा। ये बात वहम की नहीं है विक्रम। जो यहाँ सब हो रहा है वो असल है। ऐसी चीजें मैंने पहले कभी नहीं देखी। इतना सन्नाटा कभी हमारे गांव में नहीं हुआ। बाकी बातों को छोड़ो, अब चलो आराम कर लेते हैं। कल का सफर भी लंबा है, वरना फिर से शरीर में थकान बनी रहेगी। सुबह उठकर ताजगी के साथ निकलेंगे। इतना कहकर विक्रम जमीन पर बिछी चटाई पर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसकी सांसों की आवाज गूंजने लगी, मगर रोहित अब भी बैठा था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। तभी बाहर से अचानक एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। कोई है क्या? भाई, मुझे मदद चाहिए। कृपया कोई मेरी मदद करो। ये कौन हो सकता है इतनी रात को? क्या सच में कोई मुसीबत में है या कुछ और? अब इसकी सच्चाई तो बाहर निकलकर ही पता चलेगी। रोहित बाहर देखने के लिए जाता है, पर उसको बाहर भी कोई नजर नहीं आता। उसे लगता है शायद उसे फिर से कोई वहम हो गया। वो वापस कमरे की ओर आता है तो देखकर चौंक जाता है। वहां अब कमरा नहीं था। वो उसी दलदली जमीन के किनारे खड़ा हुआ था जो उसने सपने में देखा था। तभी अचानक दलदल की सतह के ऊपर काल छाया अपने असली और भयावह रूप में खड़ी होती है। कौन हो तुम? मेरा दोस्त विक्रम कहाँ है? और ये जगह? यहां तो बस्ती थी। क्या मैं फिर से कोई सपना देख रहा हूं या सचमुच मुझे ही वहम हो रहा है? अरे ओ मूर्ख, तू अभी नहीं समझा? ये सब तेरे दोस्त विक्रम का ही किया धरा है। वो मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाता है और मुझे सौंपता है। इस बार उसने तुझे चुना है। अब तू मेरा है। आजा मेरे पास। अब यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकेगा। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया मुझे जाने दो। मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। काल छाया अपने काले लंबे हाथों को आगे बढ़ाती है। रोहित जमीन से ऊपर उठने लगता है और फिर अचानक एकदम से दोनों गायब हो जाते हैं। रोहित हमेशा के लिए गायब हो जाता है और विक्रम काल छाया के लिए अगला शिकार ढूंढने निकल पड़ता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो बस शुरुआत।